ये वीडियो खास चमचों के लिए है, वैसे चमचे जो तलवे चाटने में लगे हुए हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मेरे पास अभी टाइम नहीं रहता है, लेकिन सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के एक वीडियो बना ही लूँ, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में जितने भी चमचे हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। वो लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। एक जर्मन शेफर्ड डॉग है जो खूब भौंक रहा है और उसके भौंकने से बहुत सारे लोग आकर्षित हो जा रहे हैं उसके भौंकने की तरफ, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं जब तो लोग आकर्षित होते हैं कि वाह कितना अच्छा कुत्ता है। तो वैसे एक जर्मन शेफर्ड डॉग है जो बहुत दिनों से भौंक रहा है। वो आज से नहीं भौंक रहा है, वो 2014 से ही भौंकते हुए आ रहा है। तो उस समय भी भौंका था, 2019 में भी भौंका था और अभी भी भौंक रहा है। और वैसे टाइम नहीं है, वो जितना भौंकता है उस भौंकने का दवाई है, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए उसका कटाक्ष नहीं कर पाता हूँ। तो खास जो चमचे उसके फ्लोर्स बने हुए हैं उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी पूरे देश में माहौल ये बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो अगर ये मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा, यानी तानाशाह आ जाएगा। मोदी जी तानाशाह हैं, अभी वो तानाशाह वाला रूप अपना लिए हैं। तो वो तो बेवकूफ़ लोग जो इस चीज़ को मान रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। वो जो इस वीडियो को बना रहा है वो तो दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है, वो तो पागल है, वो जर्मन शेफर्ड डॉग है, डॉग। लेकिन जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं उनको मैं समझाना चाहूँगा कि अगर देश में डिक्टेटरशिप का शासन होता, अगर मोदी जी डिक्टेटरशिप होते, तो वो जो बोल रहा है जर्मनी में बैठ के जो बोल रहा है, तो डिक्टेटरशिप के लिए किसी को मरवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी बड़ी बड़ी एजेंसियां जो है, न्यूज एजेंसियां हैं, वो दावा कर रही हैं कि भारत की जो रॉ है, खुफिया एजेंसी है, वो अपने दुश्मनों को दूसरे देश में ढूंढ कर मार रही है। जैसे पाकिस्तान में ढूंढ कर मार रही है, अमेरिका में ढूंढ कर मार रही है, कनाडा में ढूंढ कर मार रही है, ऐसा कहा जा रहा है। भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े न्यूज एजेंसी है वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भारत अपने दुश्मनों को ढूंढ कर दूसरे देश में मार रहा है, पाकिस्तान में मार रहा है, अफगानिस्तान में मार रहा है, कनाडा में मार रहा है। तो आप सोचो कि भारत अगर ऐसा कर सकता है, भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा कर सकता है तो इन जैसे डॉगों को मारना कौन सी बड़ी बात है। अगर डिक्टेटरशिप को, अगर सही में डिक्टेटरशिप होता तो डिक्टेटरशिप देखता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, आज से नहीं 2014 से ही पड़ा हुआ है, तो उसको मरवाना कौन सी बड़ी बात है। कौन सा आप Z+ सिक्योरिटी लेके घूमते हो, जर्मनी में रहते हो, अरे किसी को दे दिया जाएगा, उड़ा देगा आपको। तो ये अगर डिक्टेटरशिप, अगर ऐसा डिक्टेटरशिप है तो फिर वो बैड डिक्टेटरशिप है, उसमें पावर नहीं है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है हिटलर। वो डिक्टेटरशिप ही कैसा जो हिटलर जैसा ना हो, तो ये फ्लॉप हो गया। वो कैसा डिक्टेटरशिप जो एक मेयर के चुनाव को चंडीगढ़ में हैंडल नहीं कर सके, कैसा डिक्टेटरशिप आप बताओ। तो बहुत डिक्टेटरशिप का बहुत सारा एग्जाम्पल, मैं कितना एग्जाम्पल दूं। तो जो भी व्यक्ति जर्मन शेफर्ड डॉग के इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आ जाएगा और वर्तमान में भी डिक्टेटरशिप है, तो उन लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। दूसरा बात यह कहा जा रहा है कि मोदी जी अभी 400 पार का नारा चल रहा है, कि फिर से एक बार मोदी सरकार और 400 पार का नारा चल रहा है। तो फिर चमचे लोग क्या बोल रहे हैं, और जो चमचों को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, वो क्या बोल रहा है कि ये 400 इसलिए लाना चाहते हैं ताकि ये पूरे संविधान को ही बदलना चाहते हैं। पूरे संविधान में ही बहुत बड़ा संशोधन करके पूरे संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है उस मूल स्ट्रक्चर को ही चेंज करना चाहते हैं। तो फिर मैं उन बैलों को कहूँगा कि थोड़ा इतिहास पढ़िए, क्योंकि जब आपको इतिहास पढ़िएगा, किसका इतिहास पढ़िए, भारत का इतिहास पढ़िए, पुरानी कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़िए। जो अभी हमारे लल्ला जो 50 साल का जो नवयुवक है, जो 50 साल का होते हुए भी अपने आप को नवयुवक कह रहा है, उस नवयुवक की दादी जी का जब शासन हुआ करता था अपने भारत में, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, 1976 ईस्वी में उन्होंने 42वां संविधान संशोधन 1976 किया था। कितना बड़ा संशोधन किया था, जाके उस चीज़ को देखिए। पूरे संविधान का मूल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहरा दिया था, इन्होंने रायबरेली से वो सांसद चुन के आई हुई थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उसमें कुछ धांधली किया था, सरकारी तंत्र का उपयोग किया था, जिसके बाद इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहरा दिया था। इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 किया था,
पूरा मूल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था। पूरे देश में 18 महीने का इमरजेंसी लगा दिया था। डिक्टेटरशिप क्या होता है ये कांग्रेस वाले बताएंगे और ये जर्मन शेफर्ड डॉग बताएंगे कि अभी डिक्टेटरशिप चल रहा है। 18 महीने का पूरे देश में आपातकाल लगा था। जितने भी विपक्ष के नेता थे जबरन उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। डिक्टेटरशिप तो था ही, जो डिक्टेटरशिप उस समय इंदिरा गांधी डिक्टेटरशिप तो थी ही। उनके जो लाल सपुत्र थे संजय गांधी जी, वो भी तानाशाह बने हुए थे। दिल्ली में जबरन लोगों को उठा के, जिनका शादी नहीं हुआ था उनका नसबंदी कर दिया गया। जिनका शादी हो गया, जिनका बच्चा हो गया, उनका नसबंदी कर दिया तो चलो भाई ठीक है, वो बच्चा बाल बाप बन चुका है। कुंवारे लोगों का नसबंदी कर दिया गया। क्यों? संजय गांधी जी जिस इलाका में गुजर रहे थे झोपड़ी में, तो झोपड़ी में उन्होंने देखा कि ओ माय गॉड, झोपड़ी तो बहुत बेकार है, रास्ते में आ रहा है, हटाओ लोगों को यहाँ से। जब लोग विरोध करने आए तो जबरन लोगों को नसबंदी कर दिया गया। ये कोई ऐसे नहीं है सुना सुनाई बात नहीं है, पढ़ो तब समझ में आएगा डिक्टेटरशिप क्या होता है। तो ये लोग कह रहे हैं डिक्टेटरशिप है, संविधान संशोधन कर देंगे, मूल स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। गजब भाई, मूल स्ट्रक्चर चेंज तुम्हारे दादी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये तो हम कह रहे हैं कि जो हम चेंज करेंगे, लेकिन चेंज कैसा करेंगे? जो पहले था उसको लेके आएंगे। यानी हमारे संविधान के पृष्ठ पर जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, उस सांस्कृतिक विरासत को वोट बैंक के चक्कर में हटा दिया गया। दोबारा उस सांस्कृतिक विरासत को हम लाएंगे। यानी संविधान के जो मूल संविधान था उसके मूल पृष्ठ पर हमारे कुछ देवी देवताओं का चित्र था, उस चित्र को हटा दिया गया। क्योंकि हमारा देश क्या है? पंथ निरपेक्ष है। बहुत अच्छी बात है, पंथ निरपेक्ष होना भी चाहिए, लेकिन सम्मान के साथ होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। लोग ये कह रहे हैं कि ये आ रहे हैं, इन्होंने अपने मोस्ट मैनिफेस्टो में कहा है, घोषणा पत्र में कहा है यूसीसी आएगा, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों नहीं लागू होगा? जो संविधान निर्माता थे, जब हमारा संविधान बन रहा था, वह हमारे उस समय हमारे राष्ट्रपिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने पूरे संविधान का स्ट्रक्चर बनाया कि कौन क्या चीज़ कहाँ पर होगा, उन्होंने भी देखा था। जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 14 में यूसीसी का चर्चा है, समान नागरिक संहिता का चर्चा है, राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। समय के साथ इसको शामिल करना है, संविधान संशोधन करके पूरे भारत में शामिल करना है। जब देश हमारा एक, जब हमारा राष्ट्र एक, जब पूरे देश को हम एक मानते हैं, तो वहाँ के रहने वाले नागरिक एक क्यों नहीं होंगे? अगर आप पंथ निरपेक्ष मानते हो, सभी धर्म का अपना अपना सम्मान होना चाहिए, एक जैसा नियम कानून होना चाहिए, तो क्यों दिक्कत है आपको? आपको नहीं, आपको चलो सरिया लॉ लागू कर देते हैं। जहां आपको सरिया लॉ से फायदा हो रहा है वहां सरिया लॉ फॉलो करना मानना है, जहां उसे नुकसान हो रहा है वहां ना देश का संविधान। अरे सरिया लॉ को ही लागू करवा लो। सरिया लॉ में क्या कहा गया है? शरीयत जो लॉ है इस्लाम का, कि कोई चोरी करता है तो उसका दोनों हाथ काट दो, वही लागू कर देते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने से क्या दिक्कत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या दिक्कत है? सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसका विरोध करते हैं कि बीजेपी ने तो कहा है मैनिफेस्टो में आएंगे तो सीए को लेके आएंगे। मोदी उससे तो काम चालू हो गया, उस पर वो आएगा, उसमें क्या दिक्कत है आपको भाई? जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आपको कुछ परसेंटेज कुछ पढ़ो तब ना पता लगे। जब हमारा देश का विभाजन हुआ था उसमें कितना परसेंट हिंदू लोग थे वहाँ पर? पाकिस्तान में डबल अंक में वहाँ पर थे। जब परसेंटेज का बात आएगा, जब हमारा देश का विभाजन हुआ था उस समय पाकिस्तान में डबल अंक में वहाँ पर सनातनी यानी हिंदू हुआ करते थे। लेकिन आज देख लो, पॉइंट में चले गए हैं। क्या हो गया उनका? विलुप्त हो गए, चले गए दुनिया को छोड़कर, सुसाइड कर लिए। प्रताड़ित किया गया उनको, प्रताड़ना के कारण उन्होंने अपने आप को जो है अपना धर्म चेंज कर लिया। अभी जो कुछ बचे हुए हैं वो चाहते हैं अपनी धर्म को बचा के रखना, अपने धर्म को फॉलो करना, तो कैसे जाएं? कहाँ जाएं? पाकिस्तान में आज जाकर देखो, जो हमारी मंदिर थे प्राचीन मंदिर सब,
उसको शौचालय में तब्दील कर दिया गया है। कुछ देखो, पहले इंटरनेशनल न्यूज़ देखो, उसमें जाके पाकिस्तान का जो हमारा प्राचीन मंदिर सब है, उस मंदिर को टॉयलेट में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ के हिंदू कहाँ जाएं अपने देवी देवता को ढूंढने, कहाँ पूजा करें? होली का त्यौहार इनको सेलिब्रेट नहीं करने दिया जाता है। कॉलेज में अगर कोई बच्चा होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर ले रहा है तो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। कहाँ जाए वो? अफगानिस्तान में कहाँ जाए? वहाँ तो वहाँ के मुस्लिम परेशान हैं तालिबान से, तो हिंदू क्या क्या बात करेंगे हम? वो लोग कहाँ जाएं? कहीं ना कहीं तो उनको शरण मिलेगा ना। कैसे इजराइल यहूदियों को शरण देता है कि नहीं देता है? इजराइल पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी धर्म के मानने वाले हैं उनको कहता है आपको ऑटोमेटिक इजराइल की नागरिकता प्राप्त है। आप यहूदी धर्म को फॉलो करते हो ऑटोमेटिक। तो यहूदियों के लिए इजराइल देश है ना। तो वैसे ही जो पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, इनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ये लोग कहाँ जाएं? भारत नहीं तो कहाँ? तो सीए का विरोध कर रहे हैं बैल साहब, गजबाजी कर रहे हो। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो हाय तौबा जितनी विपक्ष पार्टी है सभी लोग मिल गए हैं। एक समय था, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं केजरीवाल का। केजरीवाल जब आंदोलन में थे अन्ना हजारे के साथ, तो उस समय क्या कहा करते थे? मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं मिल सकता हूँ, कुछ भी हो जाए। ना, ये सब चोर है। महबूबा मुफ्ती चोर है, समाजवादी चोर है, समाजवादी पार्टी चोर है, आरजेडी चोर है, सब चोर है। खाली हम साफ सुथरे हैं, आप हमको मौका दो। आज देखो क्या हो गया आपको, सब मिल गए साथ में, जितने हैं सबके सब ना मिल गए। तो अब ये लोग तर्क क्या देंगे? इसलिए मिल गए क्योंकि संविधान खतरे में है। हाय अल्लाह, हाय बिस्मिल्लाह, संविधान खतरे में है। गजब का लॉजिक, संविधान खतरे में है। ये केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी पार्टी। कुछ न्यूज़ देखते हो, उनका शौचालय जो है कितना हाईटेक उन्होंने अपना शौचालय बना रखा है। शौचालय टेम्परेचर, यानी जो शौच करने के लिए बैठेंगे, टॉयलेट का टेम्परेचर अगर ठंडी है तो उसको टेम्परेचर बढ़ा दो। हा, गर्म हो गया, ठंडा में गर्म हो गया। बहुत गर्मी है तो शौचालय का टेम्परेचर ठंडा कर दो। हा, ठंडा हो गया, मजा आ गया। शौचालय का जाकर देखो, शौचालय में इतना फैसिलिटी दे रखा है उस व्यक्ति ने, उसको डायबिटीज नहीं होगा, उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? जो शौचालय का ढक्कन उठाने के लिए मशीन रखाया हुआ है, स्क्रीन टच जो है, मतलब ढक्कन उठेगा शौचालय का, टिपने से ढक्कन बैठेगा बटन से, पानी जो फ्लश होगा उसका वो अलग नज़ारा देगा, गुदगुदी लगाएगा। हा, मजा आ रहा है। अरे कुछ देखो, न्यूज पढ़ो, ये काहे का आम आदमी भाई। उसी प्रकार आप बिहार में हो गया, क्या कहते हैं, बिहार में अपने आरजेडी का बात कर लें तो आरजेडी जो अपना है ये पूरा परिवारवाद में घुसा हुआ है। किसका मैं बात करूं? बाबूजी, पत्नी जी, बेटा जी, बहन जी, मामा जी, फूफा जी, सब घुसल है। पूरा यादव लोग को बेवकूफ बना के वोट बैंक ले लेके एमवाई राजनीति, एमवाई मुस्लिम यादव, किसी के लिए काम नहीं हो रहा है। मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? बस खाली बकवास करना है, सनातन को गाली दो, सनातन को गाली दोगे मुसलमान खुश होगा, हमको वोट देगा, यादव सब हमको वोट देगा। अरे कितने यादव को तुमने आगे बढ़ा दिया बताओ? बिहार में कोई यादव चेहरा ऐसा है जिसको तेजस्वी यादव अगर आगे लाके लीड करे उसको, जिसको हमारे लालू यादव जी ने सपोर्ट किया हो? कोई ऐसा यादव व्यक्ति बता दो। जो यादव जी सपोर्ट करते हैं आरजेडी जी को, बता दो कोई ऐसा यादव व्यक्ति जिसको इन्होंने आगे बढ़ाया हो। आप योग्य व्यक्ति हो, आप आगे बढ़ो। एक बेचारा अभी पप्पू यादव, वो भी राजनीति करता है, वो भी तुष्टीकरण की राजनीति करता है, करते हैं, बड़े हैं, करते हैं, वैसा कुछ करें। लेकिन बताओ, पूर्णिया से उनका टिकट फाइनल हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी के साथ, इस शर्त पर कि उनको पूर्णिया में कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेगा। लालू यादव जी ने अपनी मनमानी करते हुए पूर्णिया का सीट ही अपने हिस्से में ले लिया। अब बताओ, वो बेचारे का पार्टी भी चला गया, टिकट भी नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि लालू यादव जी को डर कि पप्पू यादव अभी 5-6 साल से बहुत सेवा किए, कोरोना में किए, बाढ़ आया तो वहाँ पर खूब सेवा किए। अगर ये जीत जाएंगे यहाँ से तो फिर यादव लोग इनके साथ चले जाएंगे, तो हमारे बेटे का क्या होगा? अभी जो हमारा बेटा एमवाई कर रहा है, तो हमारे बेटे का क्या होगा? इसलिए पप्पू यादव को साइड करो।
लेकिन लग रहा है पूर्णिया में पप्पू यादव जीत जाएंगे, जैसा अभी तक माहौल बन रहा है, क्योंकि पूर्णिया एक मुस्लिम बहुसंख्यक वाला देश है, सॉरी जिला है। तो वहाँ के जो मुस्लिम और यादव हैं ये दोनों चले गए हैं फेवर में पप्पू यादव जी के साथ में, तो हो सकता है वहाँ से वो जीत जाए। तो आप बताओ, यादव लोग बताओ, ये यादव को आगे करते हैं? नहीं। समाजवादी पार्टी वहाँ पर देख लो, वही बात है, वही हाल है। मुल्ला मुलायम उनके पिताजी को टैग मिला था, बस वही ना, क्यों मिला था कितना मैं बताऊंगा। तो पूरे अभी मैं खास वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप लोग कहते हैं कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में कितना महंगाई बढ़ गया। पहले 75 रुपये तेल था, पेट्रोल था, अभी 100 के पार हो गया, बेरोजगारी इतना आ गया, ये हो गया वो हो गया। पूरे दुनिया का आकलन करो, महंगाई इतना बढ़ गया, पूरे दुनिया का जो है आकलन कीजिए, जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है सबका डाटा निकालो। जिसको आप सुनते हो जर्मन शेफर्ड डॉग को, पूरी दुनिया में देखो कि महंगाई कोरोना काल के बाद महंगाई कितना रेशियो से बढ़ा है और फिर भारत में कितना बढ़ा है। अगर आपको कंपेयर करना है तो पूरी दुनिया से कंपेयर करोगे कि अपने घर में बस 2014 से ले 2005 से कंपेयर कर रहे हो 2014 में। अरे भाई 2014 में अगर आपका सैलरी 10,000 था, अभी सैलरी कितना है आपका? आपका सैलरी होगा 15-20 18,000 रुपया होगा। आपका सैलरी अगर उतना बढ़ गया तो महंगाई ना बढ़ेगा। बीच में जो कोरोना जो आया है, तो कोरोना के बाद पूरे दुनिया में ना महंगाई बढ़ा है कि खाली भारत में महंगाई बढ़ा है? पूरे दुनिया से आप कंपेयर करो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि जो है महंगाई का दर कैसे बढ़ा है कि घटा है। पूरी दुनिया के मुकाबले में आप देखोगे महंगाई बढ़ गया है। सिलेंडर 900 चला गया है, सिलेंडर पहले 400 में 500 में था, अब 400 बढ़ गया तो 900 हो गया है। पूरी दुनिया का निकालो, पूरी दुनिया का निकालो। बेरोजगारी बहुत है, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया, ये प्राइवेट हो गया है। क्या प्राइवेट हुआ? अगर प्राइवेट आपको कंपेयर करना है अमेरिका से, जो पढ़े लिखे लोग हैं इस बात को थोड़ा गौर समझिए। 17 मिनट का वीडियो बन गया है, 5-6 मिनट और हम बात करते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। बात तो बहुत है लेकिन मेरे पास भी समय नहीं रह पाता है, क्योंकि अभी हम दूसरे काम में लगे हुए हैं, दूसरे बड़े काम में लगे हुए हैं, तो समय मेरे पास भी नहीं रह पाता है, एजुकेशन वाला काम रहता है। तो आपको कंपेयर किससे करना है? अमेरिका से कंपेयर करना है कि हम अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका से कैसे हम आगे आएंगे, भारत माता को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे। कैसे बनाओगे आप? अमेरिका का जो इकोनॉमी है, जो उसका आर्थिक संरचना है, वो कैसा है? जो अर्थव्यवस्था है किसी भी देश का, जो आर्थिक संरचना है वो 3 प्रकार का है, 3 प्रकार में बांटा जाता है। पढ़े होंगे आप लोग थोड़ा बहुत तो पता होगा। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, बस है ना। तो अमेरिका है क्या है? पूंजीवादी है, यानी अमेरिका में आपको अधिकांश चीज जो मिलेगा वो प्राइवेट मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ सरकारी बहुत कम के बराबर मिलेगा। अगर मैं आपको झूठ बोल रहा हूं तो गूगल बाबा जिंदाबाद, बाबा से बोलो बाबा ये ऐसे वैसे, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। अमेरिका में चले जाओ तो वहां पर अधिकांश चीजें जो मिलेगा आपको प्राइवेट मिलेगा। तो प्राइवेट, आप बोलोगे कि प्राइवेट का समर्थन क्यों कर रहे हो? तो प्राइवेट का समर्थन इसलिए कर रहे हैं भाई कि मेरे सरकारी नौकरी, आप एक चीज को गौर कीजिए। अगर कोई व्यक्ति देखिएगा रेलवे की नौकरी का तैयारी कर रहा है या टिकट उकट जो काटता है, जब वो तैयारी करता रहता है तो फिर जब तैयारी के वक्त में उसका स्पीड देखिएगा, यानी टाइपिंग का स्पीड, उसका टाइपिंग का स्पीड कितना रहेगा? 1 मिनट में मारेगा वो 35 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 40-45 वर्ड लिख देगा। जब उसको नौकरी हो गया, जब वो टिकट काटने के लिए बैठेगा, जब 1-2 साल हो जाएगा उसको नौकरी की, वो पेट उठ फुला लेगा, तब उसको बोलिएगा कि मुझे जाना है मुजफ्फरपुर से दिल्ली, तो कहेगा मुजफ्फरपुर से दिल्ली, अच्छा MUZAFFARPUR मुजफ्फरपुर, और कहाँ जाना है भैया? दिल्ली, अच्छा DE। जो व्यक्ति एक समय में 1 मिनट में 45 वर्ड लिखता था, अब उसको 1 मिनट में 20 वर्ड में लिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो निश्चिंत हो गया, उसको पता है सरकारी नौकरी में आ गया, मुझे निकालने वाला कोई है नहीं, जांच प्रक्रिया बहुत धीमी है, कौन देखेगा इसमें। बैठे हुए आराम से चल रहा है, जो काम 5 मिनट में होना चाहिए वो 20 मिनट में। क्योंकि सरकारी नौकरी व्यक्ति क्यों चाहता है? डर, निफिक्र होना चाहता है। वो सोचता है कि सरकारी नौकरी हो जाएगा, काम करे ना करे, सैलरी तो आना ही है अपना, 50,000 40,000 जो भी सैलरी है, फिक्स सैलरी है, सैलरी तो हमको आना ही है, तो क्या दिक्कत है। मैं सरकारी नौकरी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपना मेहनत के बल पर उस नौकरी को प्राप्त करते हैं।
लेकिन मैं को बता रहा हूँ, एक सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको कि जब सरकारी नौकरी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो फिर वो बेफिक्र हो जाता है। लेकिन वही जो प्राइवेट व्यक्ति है उसको जिंदगी भर कंपटीशन करना है, क्योंकि उसको पता है कि प्राइवेट में अगर मैं नहीं करूँगा तो बहुत बेरोजगार पड़े हुए हैं, कल वो इंटरव्यू देगा, वो सिलेक्शन हो जाएगा। बात में ना, तो जिंदगी भर जब तक काम करता है अपने पूरे मेहनत के साथ काम करता है, और जब वो मेहनत के साथ काम करता है तो उसका भी विकास होता है, उसका भी प्रमोशन होता है, और देश का भी प्रमोशन होता है, देश का भी विकास होता है। बात समझ ना। तो वही बात है कि 2014 से जो सब लोग बोलते थे कि ये तो इधर घूम रहा है तो उधर घूम रहा है, तो सारा साल तो मोदी जी घूमते रह रहे हैं, पूरा भ्रमण हुआ देश का, पूरे अलग अलग देशों का भ्रमण हुआ। इतना आगे क्यों? जापान इतना आगे क्यों? इसलिए आगे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है वहाँ पर। प्राइवेट है, आपको कंपटीशन जिंदगी भर करना है, काम अच्छे से करोगे, नहीं काम करोगे घर पे जाओ। तो हमको अगर काम अपने देश को अगर अमेरिका से कंपटीशन करवाना है, जापान से करवाना है, तो थोड़ा प्राइवेट की तरफ हमको रुख करना होगा। आज आप रेलवे देखो, सरकारी पूरा रेलवे है, बात कर लेते हैं, सब काम वही कर रहा है, ट्रैक रेलवे ट्रैक वही बिछाएगा, सरकारी बिछाएगा, ट्रेन रेलवे ट्रैक ही बिछाएगा, नियुक्ति सरकारी ही करेगा, रेलवे को सफाई सुथरा वही करेगा। आप देखो बहुत सारा स्टेशन चले जाओ, पूरा कचरा पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर एक ही व्यक्ति को सब काम कर दोगे तो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो जो जनरल फिजिशियन होगा, जनरल सब कुछ देखेगा, सब कुछ देख रहा है, बुखार सर्दी खांसी सब देख रहा है। लेकिन जब आपको कोई बड़ा बीमारी होगा, दिल का बीमारी हो गया, कोई पेट का भयानक बीमारी हो गया, तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। क्योंकि स्पेशलिस्ट के पास किस लिए जाते हो? क्योंकि उसमें महारत रखता है, और स्पेशलिस्ट एक चीज़ को पढ़ता है तो काम उस चीज़ पे उस काम को बेहतरीन ढंग से करता है। तो वही बात है देश के साथ। अगर हम रेलवे को ही काम कर रहे हैं तो रेलवे कुछ सरकारी है, ट्रेन चला रहा है, ठीक है, रेलवे चला रहा है, सरकारी चला रहा है, पटरी बिछा रहा है, चलो सरकार बिछा रहा है। उसमें बहुत सारा काम ऐसा अगर हम प्राइवेट को देते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। जैसे सफाई का काम हम प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिए तो उसके साथ में एक प्रेशर रहेगा कि अगर हम सफाई नहीं करवा रहे हैं तो दूसरी कंपनी टेंडर भर के हमारा जो चला जाएगा, दूसरा कंपनी टेंडर ले लेगा, हम साइड हो जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएंगी। बहुत सारा नौकरी है, जैसे मान के चलिए रेलवे में टिकट काटने का हमने प्राइवेट वाले व्यक्ति को रखा तो उसको भी डर रहेगा कि मुझे कस्टमर से अच्छे से बिहेव करना होगा। सरकारी में चले जाओ, क्या है भाई, जाओ लाइन लो। कस्टमर से उसको बात करने का तरीका नहीं, उसको पता है कस्टमर मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है, क्या उखाड़ लेगा मेरा कस्टमर, किसको कंप्लेन करेगा, कौन सुनेगा? प्राइवेट में बोलेगा भाई भागो भागो भागो, कंप्लेन करेगा 4 बार जाके वहां पर कि देखिए आदमी को ऐसे बोल रहा है, 5वें दिन बोलेगा उसको जाओ तुम घर पे जाओ, तुम्हारा बात करने का तरीका ठीक नहीं है, दूसरा व्यक्ति नियुक्त हो जाएगा। तो पूरा इस इकोसिस्टम को आपको पूरा समझना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? बाकी वीडियो हो गया है 23 मिनट का। बाकी आप जर्मन शेफर्ड डॉग से सावधान रहे, भौंकते बहुत है ये लोग। जर्मन शेफर्ड जो डॉग है बहुत भौंकते हैं। इनका अगर चाहे तो एक एक जो बात बोलते हैं उस बात को क्लिप को लिख कर और हर एक बात का कटाक्ष दिया जा सकता है फैक्ट के साथ, ऐसे नहीं अलबर बलबर नहीं, कुछ नहीं बोल दिया सकता है, फैक्ट के साथ। वीडियो आता है मेरे पास भी, नोट देखता हूँ, आता है कभी कभी देखता हूँ उसको। ये रियल माइंड वॉश करना क्या होता है उनसे जाके सीखे, चमचों का जो माइंड वॉश हो रहा है उससे सीखे। कैसे ऐसे लगा कि बाप रे तो बिल्कुल सही बोल रहा है, सही, वो आपका माइंड वॉश कर रहा है। जैसे अभी उसने कल परसों एक वीडियो बनाया है, क्या कहता है, ये हिंदू मुस्लिम वाला कुछ करके वीडियो बनाया उसने कि हिंदू और कोई मार देता है, महिला को काट फाड़ देता है, तो मुस्लिम काट देता है तो ऐसे दिखाया जाता है, हिंदू करता है तो उसको नहीं दिखाया जाता है। इस चीज़ के बारे में उसको आपने सुना होगा तो आपको लगा वाह सही बात बोल रहा है, लेकिन वो माइंड वॉश करने का एक तरीका है, उसको पूरा कटाक्ष किया जा सकता है, एक एक पॉइंट कटाक्ष कर सकता है। अगर नहीं कर पाया तो मेरा नाम शुभम नारायण नहीं, मैं अपना नाम वो जर्मन शेफर्ड हुआ है, मैं अपना नाम जर्मन शेफर्ड कुत्ता रख लूँ, लेकिन समय का अभाव है। वैसे अब बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा, देख रहा हूँ कुछ दिन में पक्का वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। यही मुझे आप लोगों से कहना था। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो जर्मन शेफर्ड डॉग है, उसके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, रिपीट होगा, गवर्नमेंट फिर से रिपीट होगा 3rd टर्म में। बात समझ ना? देखिए वैसे अगर हम बात थोड़ा सा बात कहना चाहूँगा, वैसे अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि सरकारें रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब व्यक्ति का चेहरा बदलते रहना चाहिए, पार्टी बदलते रहना चाहिए। जैसे अमेरिका से हम देखते हैं 2 पार्टी प्रमुख पार्टी है, वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, हमारे भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो वैसे अच्छा लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये रहता है कि सरकारें चेंज होती रहनी चाहिए,
यानी कभी 5 साल ये रहे 5 साल वो रहे, ताकि दोनों पार्टी के बीच में प्रतिद्वंदता रहे, कंपटीशन रहे। जब दोनों पार्टी कंपटीशन करेंगे तो जनता का फायदा बहुत अच्छा से होगा, देश के हित में ज़्यादा कार्य करेंगे। लेकिन अपने देश का जो स्थिति है, यहाँ पर विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है, और जो विपक्ष है ये तुष्टिकरण की राजनीति करता है। यानी हम लोग हैं तो हमको अपने सांस्कृतिक रक्षा भी करना है। जो हमारा सांस्कृतिक दोहन हुआ, बहुत दोहन किया गया हमारे सांस्कृतिक, आज से नहीं, अंग्रेजों के काल से ही किया गया, तो हमारे सांस्कृतिक का भी रक्षा करना है। तो ये लोग क्या है, तुष्टिकरण की राजनीति करके हमारे सांस्कृतिक विचार का भी दोहन करते हैं, तो मजबूरी बन जाता है, ना चाहते हुए भी हमको एक ही व्यक्ति को चुनना पड़ता है। बात है ना, तो ये मजबूरी होता है। तो विपक्ष में वैसा कोई है ही नहीं, कोई विपक्षी पार्टी नहीं वैसी है जो इस विचारधारा के पूरा विचारधारा नहीं मिले, कम से कम कुछ जो है सांस्कृतिक वाला विचारधारा मिले, ऐसा कोई आए, क्यों नहीं हम उसको देंगे वोट, बिल्कुल देंगे। पढ़े लिखे लोग हैं भाई, चाहते हैं कि चेहरा बदले, पार्टियां बदले, लेकिन कोई है ही नहीं। बस समझ रहे हैं। तो इसलिए भी आप लोग को भी अभी फिलहाल तो इनको ही देना है, सबको एकदम जाके जो है, जहां जहां भी 2 टर्म का चुनाव हुआ है, तीसरा टर्म होने वाला है, तीसरे चरण का चुनाव, 7 चरण में चुनाव है, जहां है सब लोग दीजिएगा, जिनको भोगना है भोगने दीजिए, पास में रिपीट इनका ही होगा। ठीक है, तो आज के इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।